नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में। यहाँ देखिए, एक सिंपल सी बात, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी इनको जोड़ना है तो सदिशों के योग का आपको इस्तेमाल करना है या फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़ चुके थे। यहाँ पर कोई बिंदु आवेश है Q, इससे r दूरी पर एक बिंदु है P। इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/r²। एक बार फिर आपको बता देता हूँ, इस Q आवेश की वजह से इसी जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नॉट डिफाइंड होती है। नॉट डिफाइंड, देखिए, अपरिभाषित। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के लिए r² के व्युत्क्रमानुपाती, और ये ग्राफ ऐसे आएगा। E और r के बीच का ग्राफ इस तरीके से आपको बनाना है। तो ग्राफ का ध्यान रखना है, इनका जो रिलेशन है वो, और पॉइंट चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E = KQ/r²। r क्या है? उस पॉइंट चार्ज से कितनी दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। अब जो नया पॉइंट है वो है विद्युत द्विध्रुव। ध्यान से देखिए इसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? ये दो परिमाण में समान, मतलब मान लो एक आवेश है यहां पर Q, तो दूसरा आवेश भी Q है, परिमाण समान है, प्रकृति विपरीत है, एक माइनस है तो दूसरा प्लस होगा। दो परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यधिक निकट हो, इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत कम हो। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, अगर मान लो मैं D बोलूं, तो ये D जो है 0 की तरफ होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में, इस तरीके से आवेशों के इस युग्म या जोड़े को क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। ध्यान से देखिए, विद्युत द्विध्रुव, समान और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर हो, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। जैसे HCl में H+ और Cl- है, NaCl में Na+ और Cl- है। ये विद्युत द्विध्रुव है। To equal and opposite charge separate by small distance is known as electric dipole। अभी एक और टर्म है डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। इसको ध्यान से देखिए, इसको प्रदर्शित करते हैं P, और द्विध्रुव आघूर्ण या डाइपोल मोमेंट भी सदिश राशि है। इस बात का ध्यान रखें, एक एक चीज क्लियरिटी से समझें। क्वेश्चन चाहे कॉन्सेप्चुअल हो, चाहे मैथमेटिकल अप्रोच वाला हो, आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। यहां पर मैंने क्या किया है, एक आवेश लिया है -Q, दूसरा आवेश +Q, क्योंकि समान आवेश है। इन दोनों के बिल्कुल बीच या मध्य बिंदु को, सेंटर पॉइंट को O बोला है, और O से -Q के बीच की दूरी A, O से +Q के बीच की दूरी भी A, क्योंकि O जो है बिल्कुल बीच में है। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? किसी एक आवेश का मान और उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी यहां से यहां तक A, यहां से यहां तक A, तो क्या हो गई? 2A। ये द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला हो गया। द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का मान और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाएगा? डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण।
कई जगह पर इस ए की जगह एल भी होता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। माइनस क्यू, ये बिल्कुल मिड पॉइंट, प्लस क्यू, मिड पॉइंट से माइनस क्यू के बीच की डिस्टेंस एल, मिड पॉइंट से प्लस क्यू के बीच की डिस्टेंस एल, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस 2l हो गई। डाइपोल मोमेंट कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी, याद रखें द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। अगर इसका मात्रक लिखने की कोशिश करेंगे तो आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर, कूलाम इंटू मीटर। अगर विमा लिखेंगे तो मास 0 है, कहीं भी नहीं है, लेंथ मीटर है L1 और कूलाम या चार्ज की होती है AT, तो T1 A1। ये द्विध्रुव आघूर्ण की डायमेंशन या विमा है और द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। कोई एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण है। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, सिंपल सा भी क्वेश्चन द्विध्रुव आघूर्ण का आएगा तो बच्चा जहां पर गलती करता है वो ये है, हमने 2a लिखा है, a का मतलब है सेंटर पॉइंट से चार्ज के बीच का डिस्टेंस। अगर एग्जाम में आपको ये बोल दे कि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस ही दे रखा है तो उसका दोगुना करने की जरूरत नहीं है, आपको इस 2a का मान बड़े ध्यान से रखना है, यही गलती होती है। एक आवेश में कोई दिक्कत नहीं है, उनके बीच की दूरी 2a हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने मिड पॉइंट से a इधर पूरे को कुछ नहीं बोला, और यहां से यहां तक की दूरी 2a है। इसकी दिशा, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा आपको याद रखनी है, ऋणावेश से धनावेश की ओर। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होती है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको फिर से लिखा है, यह सदिश राशि है, P सदिश Q इंटू 2a, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, m0 L1 T1 A1, ये इसकी विमा या डायमेंशन है। द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, यह सदिश राशि है और इसकी दिशा याद रखना है ऋणावेश से धनावेश की ओर। विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इससे भी एग्जाम में बहुत शानदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस वे में आपको इसको पढ़ना है ये अच्छे से देख लें। दोस्तों विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो जगह है, एक तो है द्विध्रुव के अक्ष पर एट एक्सिस ऑफ डाइपोल और दूसरा है द्विध्रुव के निरक्ष पर या परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ बाइसेक्टर। ये द्विध्रुव है, इसके बाइसेक्टर से परपेंडिकुलर एक्सिस पर, या इसको इक्वेटोरियल एक्सिस भी कहते हैं, निरक्ष। इन दोनों जगहों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछी जाती है। पहले तो ये जगह कहाँ है वो देखो। मान लो ये -q आवेश है, ये +q आवेश है, इसको मैंने 1 बोला और इसको 2 बोला, ये एक आवेश और ये दूसरा आवेश। इनका मध्य बिंदु O है, O से -q की दूरी a है, O से +q की दूरी a है। अब आपको ये बोला जाए कि इसी द्विध्रुव के अक्ष पर कोई एक बिंदु है P, इस P बिंदु की दूरी कहां से, O से, द्विध्रुव के केंद्र से, मध्य बिंदु से, जिस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं वो कितनी दूरी पर है, R पर। देखो A क्या है, 1 और 2, द्विध्रुव के केंद्र से P बिंदु की दूरी है R। यहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब देखो इस माइनस के कारण यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और दिशा माइनस की तरफ होती है। इस प्लस के कारण यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, प्लस से दूर होती है।
अब ये आवेश इस बिंदु के पास में है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा, इसको 2 कह रहे हैं, इसका मतलब 2 का मान ज़्यादा, इसलिए थोड़ा बड़ा तीर बनाया है। इसको 1 कह रहे हैं, तो ये आवेश P बिंदु से दूर है, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी तुलना में कम। इसलिए अक्ष पर जब आप, या द्विध्रुव के अक्ष पर जब आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो E2 में से अगर E1 घटा देंगे तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। आप जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2a। 2a इनके बीच की दूरी, एक आवेश और उनके बीच की, या द्विध्रुव के जो दोनों आवेश हैं उनके बीच की दूरी का गुणनफल डाइपोल मोमेंट होता है। और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है 2kp/r³। कि आप जानते हैं एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। मात्रक बहुत बार मैंने आपको लिखवाया, हर बार आपको सोचना है। P क्या है? डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका फॉर्मूला ये रहा। R क्या है? द्विध्रुव के मध्य बिंदु से P बिंदु की दूरी R है। यह है अक्ष पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, और आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। 2kp/r³। एक जबरदस्त बात आपको यह पता लग रही होगी कि जब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² थी, क्योंकि वहां पर फॉर्मूला E बराबर kq/r² आ रहा था। लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण के कारण फॉर्मूला 2kp/r³ आ रहा है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/r³ के समानुपाती। मतलब दूरी बढ़ने के साथ तीव्रता और तेजी से कम होगी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी पॉइंट आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो वो E जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो 1/r² के समानुपाती, लेकिन द्विध्रुव के लिए 1/r³ के समानुपाती। एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर है? ये माइनस है, ये प्लस है, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। रिजल्टेंट परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? तो देखो, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा यहां देखो, कम इधर है और ज्यादा इधर है, तो परिणामी इधर ही आएगा। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी इधर, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इधर। अक्षीय बिंदु पर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा समान होती है। इसलिए अगर सदिश रूप में लिखना हो, E वेक्टर बराबर 2kp/r³। अब अपन निरक्ष या बाइसेक्टर, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु के लंबवत कोई बिंदु है, उसके बारे में देखते हैं। ये -q आवेश, ये +q आवेश, इसको 1, इसको 2 बोला। इसका मध्य बिंदु O है, O से -q के बीच की दूरी a, O से +q के बीच की दूरी a। इस मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु है P, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये परपेंडिकुलर है बाइसेक्टर के, या इसको इक्विटोरियल एक्सिस भी कहते हैं, या निरक्ष। यहां पर हमने देखा कि -q के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगी, क्योंकि माइनस की तरफ ही होती है। इस +q के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्लस से दूर होगी, इधर होगी। यहां से एक बात ये पता लगी कि यहां पर अगर बाइसेक्टर खींच दिया जाए तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। यहां पर ये थीटा होगा तो ये थीटा इसके बराबर होगा। समझने के लिए मैंने इस बिंदु को यहां बना दिया, ये P पॉइंट है। E2 की दिशा ये है, E1 की ये है।
परिणामी दिशा जब आप निकालेंगे तो इस E2 का अगर ये थीटा है तो E2 कोस थीटा और ये E2 साइन थीटा। इस E1 का ये क्षैतिज घटक E1 साइन थीटा और ये ये क्षैतिज घटक E1 कोस थीटा और ये E1 साइन थीटा। घटक निकालना मैंने आपको बता रखा है। अगर ये कोण भी थीटा है तो थीटा के पास वाला E2 कोस थीटा और ऊपर वाला E2 साइन थीटा। थीटा के पास वाला E1 कोस थीटा और ये वाला E1 साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि E1 और E2 का मान बराबर है। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में आई है और इन दोनों को जोड़ने के बाद E1 और E2 के क्षैतिज घटकों को जोड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को जोड़ेंगे, कोस थीटा वाले कंपोनेंट्स को जोड़ेंगे तो आपके पास निरक्ष पर या परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ बाइसेक्टर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। कहने का मतलब E नेट जो है E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। आप जानते हैं कि जितना चार्ज ये है उतना ही ये है, इसलिए E1 और E2 दोनों बराबर है क्योंकि दोनों से यहां की दूरी भी बराबर है। यहां पर E1 और E2 बराबर क्यों नहीं था? क्योंकि ये दूर था, ये पास में था। यहां पर जितनी दूरी पर यह है उतनी दूरी पर यह है, तो E1 और E2 बराबर है, जिसको E बोल रहे हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो E नेट 2E कोस थीटा आ जाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला आप जानते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे, डेराइव करेंगे, तो निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Kp/r³ आएगा। ये बात तो बिल्कुल सही है कि निरक्षीय बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/r³ के समानुपाती है, लेकिन आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि अक्षीय और निरक्षीय की तुलना करें तो देखो आधी है। यहां पर अगर इस बिंदु से 20 सेंटीमीटर दूरी पर यहां कोई बिंदु है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो भी होगी, अगर इस बिंदु से अक्ष के बजाय निरक्ष पे जाए तो इसकी तुलना में यहां पर तीव्रता आधी होगी। कहने का मतलब मध्य बिंदु से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप जाओगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष की तुलना में आधी होती है। अगर 10 सेंटीमीटर इधर चलो और 10 सेंटीमीटर इधर चलो तो यहां पर जितनी तीव्रता होगी इधर उसकी आधी होगी। ये कहां से पता लगा? ये रहा। अभी न्यूमेरिकल भी अपन सॉल्व करेंगे, लेकिन फॉर्मूले से भी आप मैथमेटिकल अप्रोच डेवलप करें। तो इक्वेटोरियल एक्सिस पर तीव्रता जो अक्ष है उसकी तुलना में आधी होती है। अब दिशा देखो, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा तो माइनस से प्लस की ओर होती है, इधर ही है। लेकिन विद्युत क्षेत्र परिणामी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन यहां आपको दिखाई दी थी। दोनों सदिशों का कोस थीटा और वो इस डायरेक्शन में। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उसके अपोजिट। इसलिए अगर निरक्षीय बिंदु पर सदिश रूप लिखना हो तो यहां पर अपन माइनस लिखते हैं, क्योंकि जो डायरेक्शन द्विध्रुव आघूर्ण की है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन उसके अपोजिट है। ये ऋण, ये माइनस साइन ये बताता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के अपोजिट है। एक नोट डाल के आप बात लिखें, अगर R समान हो, मतलब यहां से जितनी दूरी इधर है उतनी ही दूरी उधर हो, तो एक्सिस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 2 गुनी होगी इक्वेटोरियल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। और साफ साफ दिख भी रहा है, ये 2 गुना है, ये 1 गुना है। दिशा के बारे में याद रखें। डेरिवेशन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा याद रखें। ये चीज याद रखें, अगर पॉइंट चार्ज होता तो यहां R² होता, लेकिन डाइपोल है, विद्युत द्विध्रुव है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r³। r³ 2 Kp/r³।
Kp अपॉन आर क्यूब। जिधर द्विध्रुव आघूर्ण है उधर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अपोजिट है। बाकी कैसे निकालते हैं हल्का सा मैंने आपको आइडिया बताया है। यहां पर E2 में से E1 घटा दो, यहां पर दोनों का मान बराबर है इसलिए सदिश करके उसके दो घटक बनाएंगे और कोस थीटा वाले घटक आपस में जुड़ जाएंगे, साइन थीटा वाले अपोजिट डायरेक्शन और इक्वल होने के कारण कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2E कोस थीटा हो जाता है। इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर Kp अपॉन आर क्यूब आ जाता है। दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या द्विध्रुव आघूर्ण इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसके बारे में बात करते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को और उसके कॉन्सेप्ट को समझो और बार बार रिवाइज करो। देखिए, फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। क्वेश्चन एक ही है लेकिन आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। ये ओरिजिन पॉइंट है, यहां पर -2q आवेश है जिसको मैंने ऐसे लिखा है -q और इधर भी -q। यहां से x अक्ष पर a डिस्टेंस पर +q आवेश है। कहने का मतलब मूल बिंदु पर तो 0 0 एक आवेश यहां पर है। इस आवेश का निर्देशांक a और 0, इस आवेश का निर्देशांक 0 और a। कहने का मतलब यहां पर -2q आवेश है जिसको मैंने -q लिखा है ताकि आप इजीली समझ सकें कि एक डाइपोल, एक द्विध्रुव ये है और एक द्विध्रुव ये है और दोनों के बीच आवेशों के बीच का डिस्टेंस a बोल रहा है। अब निर्देशांक के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। पहला निर्देशांक x अक्ष का, दूसरा y अक्ष का। मतलब ये x अक्ष पर a डिस्टेंस पर है और y पर 0 है। ये वाला x अक्ष पर 0 है और y पर a डिस्टेंस पर है। इसको मैंने ऐसे भी लिखा है -q + q, दोनों के बीच का डिस्टेंस a, -q + q, यहां भी दोनों के बीच का डिस्टेंस a। इस पूरे सिस्टम का आपको डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। एक बात तो याद समझो कि माइनस से प्लस की ओर द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन होता है और जितना डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण इसका है उतना ही इसका है। द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता था Q × 2a और 2a क्या है यहाँ पर डाइपोल के या दोनों आवेश के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पर दोनों आवेश के बीच के डिस्टेंस को a बोला जा रहा है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पर भी 2a लें। तो इस कॉन्सेप्ट में P बराबर QA आ गया क्योंकि यहाँ पर जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था तब 2a था दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। यहां पर इसने a बोल दिया तो 2a को a मान लिया। एक द्विध्रुव आघूर्ण का या एक द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण इधर है और दूसरे का इधर है 90 डिग्री पर। जितना इसका है उतना इसका है क्योंकि मान सेम है और डिस्टेंस दोनों के आवेशों के बीच भी सेम है। आपको पता है कि द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, दो सदिश है, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री है। तो परिणामी सदिश का मान किसी एक सदिश का मान और √2 होता है। अब यहां पर P का मान, किसी एक सदिश का मान निकालना है तो वो क्या है, Q है। तो इस कंडीशन में रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट QA√2 हो गया। परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट, बल आघूर्ण नहीं, डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर QA√2 हो गया। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो। एग्जाम में आपको यहां पर -2q देगा, फिर आप कंफ्यूज रहेंगे। इस -2q को -q मानो ताकि दो द्विध्रुव बन जाएं। दोनों द्विध्रुव एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। दो सदिश हो गए जिनका मान समान है, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो याद करो सदिश नियम से
दोनों का परिणामी सदिश किसी एक सदिश का मान और √2, और यहाँ किसी एक सदिश का मान p का मान कोई एक आवेश और उसके बीच की दूरी a है, तो qa√2 आंसर आ गया। एक सिंपल सा क्वेश्चन और देखिए, एक द्विध्रुव के कारण, डाइपोल के कारण अक्षीय रेखा पर x दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण E है। इसी द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु पर, वहां पर भी दूरी x ही है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा? मतलब ये क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि एक आपके पास द्विध्रुव है ऐसे, यहां से x दूरी पर एक बिंदु है, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। यही बिंदु अगर इसके निरक्षीय बिंदु पर होता और यहां से उसकी दूरी भी x होती, तो याद करो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता kp/r³ और निरक्ष पर kp/r³ होती है। मतलब जो अक्ष पर होती है निरक्ष पर उसकी आधी होती है, दिख भी रहा है और मैंने आपको समझाया भी है। तो अक्ष पर E है तो निरक्ष पर E/2 आंसर हो जाएगा। जब आप कॉन्सेप्ट को बड़े इजीली तरीके से समझने लगेंगे और क्वेश्चन को, फिजिक्स के क्वेश्चन को ऐसे देख के सॉल्व करने लगेंगे, तो आपको खुद में आत्मविश्वास आएगा कि आप सही डायरेक्शन में। प्रत्येक वीडियो में क्वेश्चन भी आपको सफिशिएंट अमाउंट में मिल रहे हैं, कहीं भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और हर एक क्वेश्चन किसी न किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को लेकर बनाया गया है। एक विद्युत द्विध्रुव में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश है और आवेश का मान 3 माइक्रोकूलम है। दोस्तों विद्युत द्विध्रुव है तो दोनों बराबर ही होगा, मतलब प्लस का 3 माइक्रोकूलम और माइनस का 3 माइक्रोकूलम आवेश है, तभी तो डाइपोल बनेगा। ये दोनों आवेश एक दूसरे से 4 मिलीमीटर दूरी पर है। डाइपोल मोमेंट ज्ञात करो। फॉर्मूला P = Q × 2a। Q का मान 3 माइक्रोकूलम, माइक्रो है तो 3 × 10⁻⁻⁶। दोनों के बीच की दूरी 4 मिलीमीटर है, तो मीटर में बदलेंगे 4 × 10⁻³ 4 को 3 से गुणा किए 12 × 10⁻⁹, और द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलम × मीटर या कूलम मीटर है। 3 क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर बताए हैं। द्विध्रुव, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण निकालना, अक्षीय और निरक्षीय बिंदु पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कंपैरिजन, और एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें डाइपोल मोमेंट आपको पूछा गया है। Q का मान दे रखा है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी दे रखी है, माइक्रोकूलम में है तो 10⁻⁻⁶, मिलीमीटर में है तो 10⁻⁻3, और द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक है वो कूलम × मीटर होता है। एक आवेश है +30 माइक्रोकूलम, इससे 2 सेंटीमीटर दूरी पर एक आवेश है -30 माइक्रोकूलम। कहने का मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। इनके मध्य बिंदु से निरक्ष पर या इसके परपेंडिकुलर 40 सेंटीमीटर पर एक बिंदु है P। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। इस चित्र से ये साफ हो गया है कि आपको विद्युत द्विध्रुव के कारण बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर या इक्वेटोरियल या निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और इसका फॉर्मूला आपको याद आ जाना चाहिए, E = kp/r³। आप जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता है वो 1/r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये जो P है ये डाइपोल मोमेंट है, द्विध्रुव आघूर्ण है Q × 2a, और 2a दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है, और यहाँ पर उसको 2 सेंटीमीटर बता रखा है। अगर इस P का मान आपको लिखना हो तो Q कितना है, दोनों सेम है 30 माइक्रोकूलम,
माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलना है तो 10 की पावर -6 और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10 की पावर -2। ये वैल्यू आपके पास आ गई P की। अब आप ये फॉर्मूला लिखिए, K की वैल्यू आप जानते हैं, P की वैल्यू यहाँ से उतार लीजिए। R क्या है, इन द्विध्रुव के मध्य बिंदु से P की दूरी और इस R का क्यूब कर लो। 9, 30 और 2 को इधर, 10 की पावर 9 है और माइनस में 10 की पावर 8 है, इसलिए अकेला 10 बच गया। 40 इंटू 10 की पावर -2 का क्यूब है तो 40 भी 3 बार और 10 की पावर -2 भी 3 बार आएगा तो 6 हो गया। इसको मैंने गुणा कर लिया और 540 आ गया, 10 को भी साइड में ही रखा है। यहाँ से 4 इंटू 4 इंटू 4 और 10 बाहर निकाले तो 10 की पावर 3 आ गया। यहाँ 10 की पावर -6 है तो -3 बच गए और ये 10 की पावर -3 ऊपर गया तो एक 10 पहले है, अब 10 की पावर 4 हो गया। 3 बार 4 आ गए तो 64। इस 64 का भाग 540 में देंगे 8.43 गुणा 10 की पावर 4 और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और जो मैंने करा भी रखा आपको पहले, फिर भी आपको दोबारा याद आए इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है। एक आवेश है Q, इसको दो बराबर भागों में, एक आवेश है Q जिसको दो भागों में Q1 और Q2 में बांटा गया और R दूरी पर परस्पर रखा गया। मतलब एक आवेश था जिसको Q बोल रहे हैं, उसको दो भागों में बांटा गया, क्या पता कितना भागों में बांटा, लेकिन R दूरी पर रखा और ये कह रहा है कि Q1 और Q2 का मान ज्ञात करो जब सर्वाधिक प्रतिकर्षण बल अनुभव हो। और इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, Q को बिल्कुल समान भागों में Q1 बराबर Q2 Q/2 होगा, अगर आधा आधा काटोगे तब ही प्रतिकर्षण बल मैक्सिमम होगा। व्हाट इज यूनिट ऑफ परमिटिविटी? एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या है दोस्तों? K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है। जो मात्रक K का है उसका उल्टा हो जाता है एप्सिलॉन नोट का। अब आपको याद करना है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K का मात्रक निकालना है तो F R स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर। किसका मात्रक है? K का, तो इसका उल्टा कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, एप्सिलॉन नोट का मात्रक। एक और क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको बता रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इनका रेशियो क्या होता है? Fe अपॉन Fg बराबर 4 इंटू 10 की पावर 42, Fe अपॉन Fg 10 की पावर 10, Fe अपॉन Fg 10 की पावर 27 या इनमें से कोई नहीं। आपको याद रखना है 10 की पावर 39, 40 इसके आसपास की वैल्यू। तो Fe अपॉन Fg का रेशियो 4 गुणा 10 की पावर 42। 40 भी हो तो भी चलेगा, 39 हो तो भी आप कर सकते, अप्रोक्सीमेट में वैल्यू है। तो इस तरीके से एक एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप समझते जाइए, फिजिक्स का हर एक क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, यदि फोर्स या बल 50 न्यूटन है और आवेश 2 कूलाम है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। 4 ऑप्शन है, हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F अपॉन Q, F 50 न्यूटन, Q 2 कूलाम, डिवाइड 25, आंसर 25 न्यूटन पर कूलाम। एक और क्वेश्चन देखो, एक जल की बूंद का द्रव्यमान 1 मिलीग्राम है। इस जल की बूंद पर आवेश 1 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम है। एक एक्सपेरिमेंट आपको याद होना चाहिए, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग। क्या होता है ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं थोड़ा समझा दूंगा। इसके दौरान इस बूंद को गुरुत्वीय बल में स्थायी रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड में जो भी ड्रॉप होती है वो
स्टेबल हो जाती है। स्टेबल कब होगी कि नीचे की तरफ लगने वाला mg जो बल है वो विद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स QE के बराबर हो जाए। तो अगर ये जल की बूंद भी स्टेबल रहना चाहती है तो ऊपर की तरफ QE लगेगा और नीचे की तरफ mg लगेगा और ये दोनों बराबर होने चाहिए। यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। इन दोनों में से एक आंसर होगा, डाउनवर्ड नहीं होगा, क्योंकि नीचे की तरफ तो गुरुत्वीय बल लगेगा। तो यहाँ से हम यूँ लिख सकते हैं कि QE बराबर होना चाहिए mg, तभी स्टेबल होगी। E निकालना है तो mg अपॉन Q। ये देखिए m का मान 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम को किलो में बदलोगे 1 गुणा 10⁻⁻⁶। G की वैल्यू 9.8 होती है, आप जानते हैं, और Q का मान 1 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम दे रखा है। ये कट गया और आंसर 9.8 अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ड्रॉप स्टेबली तब रहेगी जब नीचे गुरुत्वीय बल लग रहा हो, उतना ही ऊपर विद्युत बल लग रहा हो। और विद्युत बल F बराबर क्या, जब E बराबर F अपॉन Q होता है तो F बराबर QE हो जाएगा। तो डायरेक्शन ध्यान में रखना है। और एक ये बात, 1 मिलीग्राम को ग्राम में बदलो तो 10⁻⁻3, और फिर 10⁻³ ग्राम को किलोग्राम में बदलो तो एक और बार 10⁻³ दोनों को गुणा किया, 10⁻6 किलोग्राम आ गया। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि 1 मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 10⁻6 किलोग्राम आएगा। सॉल्व किया, आंसर 9.8 न्यूटन पर कूलाम अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब ऊपर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी। इस कंडीशन में ड्रॉप स्टेबल रहेगी। एक और क्वेश्चन देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण P का एक लघु द्विध्रुव मूल बिंदु पर रखा है। इस लाइन का मतलब है कि ये द्विध्रुव का मिड पॉइंट ग्राफ के ओरिजिन पर है। यदि द्विध्रुव x अक्ष के अनुदिश है, x अक्ष के अनुदिश ये द्विध्रुव है, मूल बिंदु पर रखा है कि मतलब मिड पॉइंट यहां पर है, x या 0a निर्देशांक पर रखे -Q0 आवेश पर, यहां से 0a निर्देशांक ये हुआ, यहां पर -Q0 आवेश है, इस पर बल कितना होगा। दोस्तों एक बात याद रखें, यहां माइनस है तो माइनस की वजह से इस पर ये प्रतिकर्षण होगा, प्लस की वजह से ये आकर्षण होगा। और मान अगर समान है तो परिणामी सदिश की दिशा इधर होगी, +x की तरफ। ये तो बिल्कुल सिंपल अप्रोच है कि भाई यहाँ माइनस है तो माइनस से दूर और प्लस की तरफ, तो दिशा कौन सी हो जाएगी, +x की तरफ। तो या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। अब आप जानते हैं कि F बराबर QE होता है। Q आपके पास Q0 है, E इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है तो ये तो निरक्ष पर है बिंदु, और निरक्ष के लिए आप जानते हैं KP/r³ होता है। यहाँ पर r³ की जगह डिस्टेंस a³ है, तो ये तो अक्ष पर मान है, निरक्ष के लिए तो यही होगा। देखो KP/a³, और फोर्स निकालना है तो Q0 गुणा हो जाएगा। आंसर क्या हो गया, D। PE की विमा क्या होगी, P क्या है, डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण, जिसकी विमा m0 L1 T1 A1 मैंने आपको बता रखी है। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी F/Q होता है। F की वैल्यू m1 L1 T-2 और Q की AT। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन या विमा m1 L1 T-3 A-1, इसको इससे गुणा कर लेंगे। देखो m1 L1 है, यहाँ L1 L2, T प्लस का 1 है या माइनस का 3 है, तो माइनस का बच गया और ये कैंसिल हो गया।
तो PE की डायमेंशन या विमा M1L2T-2 हो गया। M1L2T-2 P इंटू E की विमा है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप आराम से निकाल सकते हैं। निरक्ष पर है तो KP/R³ और R की जगह मान A है। इस तरीके से आप प्रत्येक क्वेश्चन को, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखिए। एक लघु द्विध्रुव की समद्विभाजक रेखा पर, बाइसेक्टर पर R और 2R दूरियों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 है। E1/E2 का अनुपात होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने। देखो, जब समद्विभाजक रेखा पर मतलब निरक्ष पर, तो तीव्रता का फॉर्मूला KP/R³। तो E1 R दे रखा है तो फॉर्मूला ये। E2 में दूरी डबल कर दी तो तीव्रता 1/8 KP/R³ हो गया। अब ये सिंपल से क्वेश्चन में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर दूरी दोगुनी कर दी गई तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/8 हो जाएगी। सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखें, क्यूब है तो 2 का क्यूब 8 होता है। अब ये पूछ रहा है E1/E2, तो E1 की वैल्यू KP/R³, E2 की वैल्यू उल्टा लिखेंगे 8R³ KP से KP कट गया, R³ से R³, 8/1 आंसर। x अक्ष के अनुदिश x बराबर a, x बराबर 2a, x बराबर 4a, x बराबर 8a पर आवेश q रखे हैं। बताइए मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आपके पास ये x अक्ष है, ये मूल बिंदु है, ओरिजिन। यहाँ से a डिस्टेंस पर q आवेश, 2a डिस्टेंस पर फिर q आवेश, 4a डिस्टेंस पर फिर q आवेश और 8a डिस्टेंस पर फिर से q आवेश। यहाँ से a, यहाँ से 2a, यहाँ से 4a, यहाँ से 8a। इन चारों की वजह से मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो बिंदु आवेश का फॉर्मूला लगाओ। इस आवेश की वजह से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/A², इसकी वजह से दूरी 2a², इसकी वजह से 4a² और इसकी वजह से 8a², और सबको जोड़ लो। KQ/A², यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर 64। KQ/A² कॉमन ले लिया तो यहाँ से 1, 1/4, 1/16, 1/64, 64 एलसीएम ले लिया और यहाँ पर KQ/A² इंटू 85/64 आ गया। अब 4 ऑप्शन देखो आप। अगर अंश बड़ा है और हर छोटा है, इसका मतलब आंसर 1 से ज़्यादा होगा। 4 ऑप्शन ऐसे दे रखें, डबल भी नहीं है तो 2 भी नहीं है, 3/4 तो 1 से कम है, 4/5 भी 1 से कम है, 4/3 वैसे एग्जैक्ट ये नहीं है, लेकिन देखो अगर ये 84 और ये 63 हो तो 21 चौके 84 और 21 3 63, आसपास वैल्यू आ रही है, इसलिए आंसर 4/3 KQ/A² होगा। एग्जैक्ट आंसर ये है, लेकिन जब 4 ऑप्शन ऐसे दे रखे हों तो आप खुद सोचिए 85/64 KQ/A² आंसर है। इसमें दे रखा है 2 गुना है, 2 गुना तो नहीं हो सकता, 64 का डबल नहीं है 85। 3/4 1 से कम है तो 1 से कम तो नहीं है, 4/5 भी 1 से कम है, तो आंसर कौन बचा, ए। 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कई बार आपको ऑप्शन में जो है आंसर ढूंढना पड़ता है, उसमें आप पैनिक नहीं हो कि यार ये तो कट ही नहीं रहा, 4/3 या कुछ आ ही नहीं रहा। ऐसी सिचुएशन में आप 4 ऑप्शन देखिए, वैल्यू 1 से ज़्यादा है और 2 से कम है, तो ये दोनों वैल्यू 1 से कम है, ये तो 2 ही हो गई, तो ये 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगी, तो आंसर ए हो गया। इस तरीके से आप कोई सा भी क्वेश्चन हो, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट और वीडियो को आपने ध्यान से देखा है तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऑप्शन देख के आप जवाब दे पाएंगे
अगर बार बार इन्हीं वीडियो को आपने रिवाइज किया और अच्छे से पढ़ा तो। दोस्तों अभी हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण आघूर्ण डाइपोल मोमेंट जिसकी दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अक्ष पर उसकी दोगुनी होती है, अक्ष पर दोगुनी होती है, निरक्ष पर आधी होती है, यह कह सकते हैं आप। अगर अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 kp/r³ है तो निरक्ष पर kp/r³ होगी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/r³ के समानुपाती होती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पूछा जाए कि अक्ष पर है या निरक्ष पर है तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। अक्ष के लिए 2 kp/r³ और निरक्ष के लिए kp/r³। यहाँ पर P क्या है? डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, किसी एक आवेश का मान गुणा उनके बीच की दूरी। लेकिन मान लो आपको अक्ष और निरक्ष के अलावा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बोला जाए, तब आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ये देख लीजिए। इस अप्रोच में पहली और महत्वपूर्ण बात आपको ये याद रखनी है कि आपको क्वेश्चन और 4 ऑप्शन पर फोकस करना है। जबरदस्ती के डेरिवेशन पर जाने की जरूरत नहीं है, केवल आप अप्रोच को समझें, क्वेश्चन को देखें और 4 ऑप्शन देखें, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये थीटा और इसके मान से पजल्ड होने की ज़रूरत नहीं है। जितना सिंपल वे में आप इसको देखेंगे उतना ही आसान लगेगा। ज़बरदस्ती उलझेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत टफ कॉन्सेप्ट है। लेकिन आपको जब भी ऐसा बोला जाए अक्ष और निरक्ष के अलावा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, देखो पहले द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। 2 चीज़ें आपको दे रखा होगा, मध्य बिंदु से दूरी और द्विध्रुव से कोण थीटा। यहाँ पर माइनस आवेश है Q, यहाँ पर प्लस आवेश है प्लस Q। इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु है O और इससे O से R दूरी पर एक बिंदु है P जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। आप जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। तो ये तो हो गया द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। इसके सापेक्ष इसका कोण दे रखा है आपको, कितना? थीटा। थीटा दे रखा है और मध्य बिंदु से उसकी दूरी r दे रखी है। फिर बोल रहा है कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। अब ये ना तो पर्टिकुलर अक्ष पर है ना निरक्ष पर है, बीच में है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, kp/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। जो तीव्रता आएगी उसकी दिशा क्या होगी वो देखिए। उसकी दिशा इसके सापेक्ष tan अल्फा बराबर हाफ tan थीटा। लेकिन याद रखो ये इसके सापेक्ष होगी। अगर आपको द्विध्रुव के सापेक्ष निकालनी हो तो उसमें थीटा और जोड़ देंगे। तो द्विध्रुव के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में थीटा जो आपको दे रखा है उसमें tan अल्फा जोड़ देंगे और अल्फा का मान tan अल्फा बराबर हाफ tan थीटा, थीटा आप जानते ही हैं, इस तरीके से निकाल लेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपको यहां से यहां तक की दूरी x दे रखी है और कोण 45 डिग्री दे रखा है, नहीं तो आप इसको r ही मान लें। फॉर्मूला लिखा, थीटा 45 है, कोस 45। ये देखिए यहां पर कोस स्क्वायर थीटा, थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री और 45 डिग्री 1/√2 होता है। स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और 3 को आपसे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर 1 जोड़ देंगे तो आंसर ये आ जाएगा। कोस स्क्वायर, तो जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है। अगर आपको
यहाँ पर द्विध्रुव के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी होती तो थीटा तो पहले 45 दे रखा है, अल्फा का मान निकालना है। अल्फा है हाफ टेन थीटा और टेन 45 का मान कितना होता है 1। टेन 45 का मान 1 होगा तो हाफ आ गया आंसर। टेन अल्फा बराबर हाफ, तो अल्फा निकालना है तो टेन इनवर्स हाफ और थीटा कितना है 45। ये वैल्यू विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, क्योंकि सभी मान आपको याद है नहीं। द्विध्रुव के सापेक्ष थीटा कितना है 45। अल्फा कैसे निकाला, टेन अल्फा बराबर हाफ आया तो अल्फा बराबर टेन इनवर्स हाफ हो गया। इतना तो आपको पता होना चाहिए कि टेन अल्फा बराबर अगर हाफ है तो अल्फा निकालना है तो इस टेन को इधर ले जाते हैं और वैल्यू ये हो गई टेन इनवर्स हाफ। क्या देखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। जो भी थीटा दे रखा है उसका कोस स्क्वायर थीटा निकालना है। अल्फा निकालना है, जो थीटा दे रखा है उसके टेन थीटा का हाफ कर देना है और इस अल्फा में थीटा जोड़ देना है। द्विध्रुव के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आ जाएगी। इस फॉर्मूले को आप एक बार ऐसे भी चेक कर सकते हैं। मान लो बिंदु निरक्ष पर ही हो, देखो मान लो बिंदु निरक्ष पर ही हो तो आप इसके बारे में तो जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो फॉर्मूला लिखा, इस बार थीटा कितना है 90 और 90 है तो कोस 90 की वैल्यू 0, तो ये तो खत्म हो गया और एक आंसर इतना ही। और आपको पता है निरक्ष के लिए वैल्यू kp/r³ भी होती थी। विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव आघूर्ण के सापेक्ष कोण कितना होगा, तो मैंने बताया थीटा में अल्फा जोड़ देंगे। अल्फा निकालने का फॉर्मूला टेन अल्फा बराबर हाफ टेन थीटा। आप जानते हैं कि टेन 90 का मान अनंत होता है, अनंत का आधा भी अनंत ही होगा। इसका मतलब टेन अल्फा बराबर अनंत है तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। थीटा पहले से ही 90, अल्फा की भी 90, आंसर 180। 180 का मतलब विपरीत दिशा में, इधर होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस माइनस से प्लस की ओर द्विध्रुव आघूर्ण। और ये हम जानते भी है, इसलिए निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखते टाइम सदिश रूप में हमने ऐसे लिखा था कि ये माइनस होता है, विपरीत दिशा में होती है द्विध्रुव आघूर्ण के। इस फॉर्मूले से भी ये बात प्रूव हो गई। अगर यही बात अपन अक्ष पर निकालना चाहते हैं तो यहीं देख लीजिए, नया लिखने की जरूरत नहीं है। अक्ष पर यहां होता तो थीटा 0, कोस 0 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1, और 3 और 1 4 हो जाते, 4 का √2, तो यहां पर 2kp/r³ आ जाता। और दिशा निकालनी है तो थीटा, थीटा यहां है तो पहले से ये तो 0 हो गया, और अल्फा का मान टेन अल्फा कितना है, यहां पर थीटा 0, तो टेन 0 की वैल्यू क्या होगी 0। दोस्तों, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और दिशा निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। E बराबर kp/r³ √3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अल्फा का मान निकालना है तो टेन अल्फा बराबर हाफ टेन थीटा, थीटा आपको गिवन होगा। विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जो थीटा दे रखा है उसमें अल्फा का मान जोड़ दे। ये मैंने एक क्वेश्चन करके आपको दिखाया है। अक्ष और निरक्ष के लिए आप खुद भी ट्राई करें, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है। एक दो बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है। टेन अल्फा कैसे निकालना वो याद रखना है, थीटा दे रखा होगा उसमें अल्फा जोड़ देना है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी आप ज्ञात कर सकते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को तरीके से समझो। निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसकी दिशा द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत होती है और अक्ष पर उसी दिशा में होती है। बाकी कोण निकालना हो तो जो थीटा दे रखा हो उसमें अल्फा जोड़ देना है।
अल्फा निकालने के लिए tan अल्फा बराबर हाफ tan थीटा, और किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Kp अपॉन आर क्यूब √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डाइपोल विद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली बात, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। इस द्विध्रुव आघूर्ण के सापेक्ष किसी कोण थीटा पर एक बिंदु है P, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो फॉर्मूला है Kp अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब है मध्य बिंदु से इस P की दूरी √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। tan अल्फा निकालना है, वो इस थीटा का tan थीटा निकालेंगे और उसका आधा कर देंगे। विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब P और E के बीच का कोण निकालना है, तो इस थीटा में इस अल्फा का मान जोड़ देंगे। मान लो यदि बिंदु निरक्ष पर है, तो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप अच्छे से जानते हैं। निरक्ष कब बोला जाएगा? जब यहां पर होगा तो ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। जो थीटा है वो 90 डिग्री हो जाएगा, तो tan 90 की वैल्यू क्या होती है? अनंत। तो यहां से tan अल्फा निकालो। tan 90 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का आधा भी क्या होगा? इनफाइनाइट। तो tan अल्फा बराबर अनंत हो गया, और tan अल्फा की वैल्यू अनंत आ रही है, तो अल्फा कितना होगा? 90 डिग्री। अब आपको P और E के बीच कोण निकालना है, तो थीटा पहले ही 90 डिग्री था, अल्फा की वैल्यू भी 90 डिग्री, टोटल 180 डिग्री। मतलब निरक्ष पर कोई बिंदु है, उसमें P और E के बीच 180 डिग्री का कोण होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी और द्विध्रुव आघूर्ण इधर होगा। यदि बिंदु अक्ष पर है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 Kp अपॉन आर क्यूब होती है। इस कंडीशन में थीटा 0 होता है। tan अल्फा का मान निकालना है, तो tan 0 की वैल्यू 0, आधा भी करेंगे तो भी 0, अल्फा की वैल्यू भी 0 आ गई और थीटा की वैल्यू भी 0 है। तो यहाँ से P और E के बीच कोण भी 0 आ गया। मतलब P भी इसी दिशा में है और E भी इसी दिशा में, दोनों के बीच का कोण 0। द्विध्रुव आघूर्ण Q बराबर दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल, और कूलाम इंटू मीटर इसका मात्रक है। m0 L1 T1 A1 ये इसका विमा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F/Q होती है, बल की विमा ये, आवेश की ये। इसको सॉल्व किया और आप पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा भी आ गई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड कुछ बातें मैंने आपको बताई है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, तभी जाके आप न्यूमेरिकल अप्रोच और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव से ही जुड़ा एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि विद्युत द्विध्रुव को आप किसी एक समरूप विद्युत क्षेत्र या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या होने वाला है, ये कॉन्सेप्ट है, एक समान विद्युत क्षेत्र में जब आप विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर बल और बल आघूर्ण, फोर्स और टॉर्क लगता है, उसकी कैलकुलेशन करनी है। फोर्स एंड टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखें, विद्युत क्षेत्र यूनिफॉर्म है, समरूप है, एक समान है। उसमें आप किसी विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख रहे हैं, तो बल और बलागुण क्या होगा, ध्यान से देखिए। पहला कॉन्सेप्ट तो ये कि एक समान विद्युत क्षेत्र आपको दिखाना हो तो विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। मैंने क्या किया है कि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। यहां पर प्लस क्यू आवेश, यहां पर माइनस क्यू आवेश। अगला कॉन्सेप्ट यह है कि माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगेगा। तो माइनस वाले पर बल की दिशा इधर
और प्लस वाले पर जो आवेश लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा, तो ये इस दिशा में बल QE, F बराबर QE होता है। यहाँ पर भी लिखा है प्लस Q पर आवेश बल E की दिशा में और माइनस Q आवेश पर बल E के या विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगा। 3 कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर पता लगे। एक समान विद्युत क्षेत्र आपको दिखाना है तो बल रेखाओं के बीच की दूरी समान। इस विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखा है। माइनस की वजह से बल हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के विपरीत लगता है और प्लस वाले पर बल हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में लगता है। अब इस समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर 2 बल लगते हैं। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर 2 बल लगते हैं। 2 बल लग रहे हैं, एक इधर, समानांतर है, बिल्कुल समानांतर है, लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है। अतः यह बल क्या बन जाता है, एक जोड़ा बन जाता है, युग्म बन जाता है। 2 बल लग रहे हैं, समान है और विपरीत दिशा में है, तो बल का युग्म बन गया। इस बल युग्म के कारण द्विध्रुव दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूमकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयास करता है। आपने विद्युत द्विध्रुव को ऐसे रखा, इधर प्लस QE, इधर माइनस QE बल लग रहा है। 2 बल लग रहे हैं, विपरीत दिशा में है, समान है, इसकी वजह से बल युग्म होगा, 2 बल हो जाएंगे और ये इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेंगे ऐसे। वास्तव में अगर विद्युत क्षेत्र में आपने विद्युत द्विध्रुव को रख दिया तो विद्युत क्षेत्र तो यही चाहता रहेगा कि कैसे भी करके ये विद्युत द्विध्रुव मेरी दिशा में आ जाए। जैसे विद्युत क्षेत्र की दिशा ये, तो विद्युत द्विध्रुव की दिशा कैसे होगी, ये माइनस है और ये प्लस है और दिशा हमेशा माइनस से प्लस की ओर। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को, डाइपोल को आप कैसे भी रख लो, विद्युत क्षेत्र को जब भी मौका मिलेगा वो इसको घुमा के ऐसे करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर है और डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण माइनस से प्लस की ओर होता है। बात समझ में आ गई? एक लाइन आप तो याद रख लें, अगर आपके पास डाइपोल है, विद्युत द्विध्रुव है, आपने उसको एक समान या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, बाकी सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन जब भी विद्युत क्षेत्र को मौका मिलेगा वो उसको अपनी दिशा में करना चाहेगा। मतलब ऐसे माइनस Q इधर और प्लस Q इधर। अब यहां पर आपने थीटा कोण से रखा है तो 2 बल लग रहे हैं, इसके कारण ये घूम के और ये क्लॉकवाइज हो गया दक्षिणावर्त और ये इधर आने का प्रयास करेगा। इस कॉन्सेप्ट में सबसे बेहतरीन जो बात यह है, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है। आप जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव में जितना आवेश ये है उतना ही आवेश ये है, तो दोनों बल समान हैं, विपरीत दिशा में हैं, इसलिए नेट बल, कुल बल का मान 0 होता है। यदि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर नेट बल, कुल बल का मान 0 होगा। वैसे तो 2 बल लगते हैं लेकिन विपरीत दिशा में लगते हैं और समान होते हैं, इसलिए कैंसिल आउट हो जाते हैं। और अगर किसी भी सिस्टम का एफ नेट 0 है, मतलब वो ट्रांसलेशन रूप से या स्थानांतरण गति उसमें क्या होगी, एब्सेंट होगी, उसमें गति नहीं होगी, सरल रेखीय गति नहीं कर पाएगा। तो 2 बल समान और विपरीत दिशा में है और इनकी लाइन ऑफ एक्शन भी समान नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट, मान लो यहां पर एक पॉइंट होता है, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, तो एक ही लाइन पर, लाइन ऑफ एक्शन पर दोनों बल लगते। लेकिन डाइपोल में तो ऐसा भी नहीं है, एक बल इधर लग रहा है, दूसरे की लाइन ऑफ एक्शन ही अलग है। 2 समान बल है विपरीत दिशा में और लाइन ऑफ एक्शन भी समान नहीं है। तो लाइन ऑफ एक्शन समान नहीं होने के कारण
ये द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष रोटेट करने लग जाते हैं। वैसे तो आप याद रखें, जब इनमें बल युग्म होता है, बल युग्म की वजह से बल आघूर्ण होता है, और अगर बल आघूर्ण होगा तो वस्तु क्या करेगी? रोटेट करेगी। इस कंडीशन में एफ नेट 0 होता है, लेकिन टॉर्क की कुछ वैल्यू होती है और इस टॉर्क की वजह से ही ये रोटेट करता है। ये जो बल आघूर्ण है, टॉर्क है, वो बल इंटू लंबवत दूरी, फॉर्मूला आप जानते ही हैं, टॉर्क बराबर एफ इंटू आर। यहाँ पर आर है फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की डिस्टेंस, लंबवत दूरी है बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो कैसे, मान लो ये माइनस क्यू आवेश है जिसको ए बोल रहा हूँ, ये प्लस क्यू आवेश है जिसको बी बोल रहा हूँ, इनका मध्य बिंदु है ओ, और यहाँ से ये लंबवत दूरी आपके पास देखिए ध्यान से, ये, और यहाँ से ये वाली। एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स के बीच की लंबवत दूरी, तो फोर्स यहाँ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है, तो इसके बीच की लंबवत डिस्टेंस आपको BC निकालनी है। आप जानते हैं कि मध्य बिंदु से दोनों आवेशों के बीच की दूरी को अपन L भी मान सकते हैं, A भी मान सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को A भी मान सकते हैं, L भी मान सकते हैं। तो मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया। थीटा आपको पता है कि द्विध्रुव को आपने विद्युत क्षेत्र से कुछ कोण पे रखा है, तो साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे OB, और OB क्या है? A या L कह सकते हैं, और यहाँ से BC बराबर L साइन थीटा आ गया। इसके लिए लंबवत दूरी L साइन थीटा आ गई। अगर मध्य बिंदु से आवेश की दूरी को A लेते हैं तो A साइन थीटा भी लिख सकते हैं। L और A में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो बल आघूर्ण है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और बल आघूर्ण का फॉर्मूला आप जानते हैं, F इंटू आर परपेंडिकुलर, टॉर्क बराबर बल इंटू लंबवत दूरी। अभी हम बात कर रहे थे कि ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा है। प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल उसी दिशा में होता है, और माइनस क्यू पर विपरीत दिशा में होता है। बल आघूर्ण में अगर हम इस प्लस क्यू आवेश पर बात करें तो हमें ज्ञात करना है आर परपेंडिकुलर लंबवत दूरी, और लंबवत दूरी है AC, ये कैलकुलेट करना है। अब आप देखिए यहाँ से ये कोण कितना है? थीटा। अगर आप साइन थीटा निकालना चाहते हैं तो लंब बटे कर्ण, कर्ण है OA, और ये दूरी है L, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी L, तो OA हो गया L। ऐसी निकालना है, लंबवत दूरी निकालनी है, तो वो हो गया L साइन थीटा। प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल के कारण जो टॉर्क है वो हो गया टॉर्क बराबर F लंबवत दूरी, F हो गया QE, और लंबवत दूरी हो गया L साइन थीटा। ऐसे ही माइनस क्यू आवेश पर लगने वाले बल के कारण टॉर्क जो है वो F इंटू लंबवत दूरी, और ये लंबवत दूरी माइनस क्यू वाले के लिए BD है, तो इसमें भी अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, थीटा के सामने वाला लंब, और ये L, ये निकालेंगे L साइन थीटा आ गया। ये भी साइन थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा BD अपॉन OB, OB कौन है? L, और यहाँ से भी BD की वैल्यू L साइन थीटा आ गई। टॉर्क की वैल्यू वही QE इंटू L साइन थीटा। दोस्तों, प्लस क्यू आवेश के ऊपर विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है और उस बल की वजह से जो टॉर्क उत्पन्न हो रहा है वो हमने निकाल लिया, और माइनस आवेश की वजह से भी निकाल लिया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस प्लस आवेश पर जो बल लग रहा है वो जो टॉर्क उत्पन्न कर रहा है उसकी वजह से ये द्विध्रुव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, इस डायरेक्शन में।
माइनस पर भी जो बल लग रहा है उससे टॉर्क उत्पन्न हो रहा है, वो भी इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा और उसकी वैल्यू भी है क्यू ई एल साइन थीटा। अगर इसको 1 माने और इसको 2 माने तो याद रखें दोनों बल आघूर्ण इस द्विध्रुव को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं और सेम डायरेक्शन में हैं, तो नेट टॉर्क निकालना है तो दोनों जुड़ जाएंगे। क्यू ई एल साइन थीटा प्लस क्यू ई एल साइन थीटा, टॉर्क बराबर 2 क्यू ई एल साइन थीटा। हम जानते हैं डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण Q इंटू 2L, तो हमने Q 2L E साइन थीटा और Q 2L किसके बराबर है P के, टॉर्क का मान P E साइन थीटा। याद करो अगर दो सदिश राशियों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उनको क्रॉस को हटाने के लिए साइन थीटा आता है, तो अगर इसको सदिश लिखेंगे तो P क्रॉस E, और P क्रॉस E ही क्यों लिखते हैं, E क्रॉस P क्यों नहीं लिखते, क्योंकि विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने में प्रयासरत रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम यही है कि कैसे भी करके इस डाइपोल को उसकी डायरेक्शन में लेके आ जाए, प्लस वाला इधर आ जाए माइनस वाला इधर आ जाए, और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है तो दिशा सेम हो जाए, और अगर दिशा सेम हो जाएगी यही काम है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर किसी विद्युत क्षेत्र में आप किसी द्विध्रुव को रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र कैसे भी करके उसको अपनी दिशा में लाने का प्रयास करता है। इसी चक्कर में दोनों आवेशों पर बल लगता है, बल के युग्म की वजह से बल आघूर्ण उत्पन्न होता है और ये किसी द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष उसको रोटेट करवाता है। तो नेट जो टॉर्क है वो P क्रॉस E। यहाँ से आपको बल आघूर्ण का फॉर्मूला, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, ताकि एग्जाम में अगर टॉर्क या बल आघूर्ण के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए तो आप आराम से सॉल्व कर सकें। दोस्तों विद्युत द्विध्रुव के कारण जो बल आघूर्ण लग रहा है विद्युत द्विध्रुव पर, उससे रिलेटेड 3 कंडीशन है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली कंडीशन नंबर 1 है यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित हो। इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा है और कोई विद्युत द्विध्रुव माइनस आवेश इधर और प्लस आवेश इधर है, और आप जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी इधर और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर, तो दोनों के बीच का कोण क्या हो गया 0। द्विध्रुव आघूर्ण P और विद्युत क्षेत्र E समान दिशा में है, इसलिए थीटा 0 हो गया। आप जानते हैं टॉर्क बराबर P क्रॉस E, क्रॉस हटेगा तो टॉर्क बराबर P E साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 0 है तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है और टॉर्क या बल आघूर्ण 0 हो जाएगा। और दोस्तों अगर विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव है और उस पर टॉर्क 0 है, इसका मतलब है वो साम्य अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है, इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर दोनों की दिशा समान है और थीटा 0 है तो इस कंडीशन में जो साम्य अवस्था या संतुलन की अवस्था है वो स्थायी संतुलन या स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ध्यान से देखिए, अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम या स्थायी संतुलन क्या होता है कि यदि द्विध्रुव को अपनी स्थिति से थोड़ा भी विचलित किया जाए तो वापस अपने पहले वाली स्थिति में आ जाएगा। ये आपके पास द्विध्रुव है, आप इसको चाह रहे हैं कि थोड़ा सा थीटा विस्थापित किया जाए, लेकिन इस पर बल लगेगा वापस ये इधर आ जाएगा। इधर लेके जाओगे वापस इस पर बल लगेगा, ये इधर आ जाएगा। अगर विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल को अपनी पोजीशन से थोड़ा भी विचलित करें और वापस वो अपनी स्थिति में आ जाएं तो ये साम्य अवस्था होगी स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थायी साम्य अवस्था या स्थायी संतुलन की अवस्था। कंडीशन 2 क्या कह रही है
कि यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे हैं, ये माइनस और ये प्लस। माइनस वाले पे बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत, प्लस वाले के पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में। दोनों के बीच का कोण थीटा 90 डिग्री है। P लंबवत है E के, टॉर्क बराबर P क्रॉस E, क्रॉस हटेगा तो साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू 1, तो टॉर्क का मान PE आ गया, जो टॉर्क क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। कोई आपसे पूछे विद्युत द्विध्रुव पर टॉर्क का मान मैक्सिमम लग रहा है, तो बताइए थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। ये माइनस अगर यहां पर हो और प्लस यहां पर हो, तो इसी थीटा के लिए आपको क्या बोला जाएगा, 270 डिग्री। थीटा या तो 90 डिग्री हो या 270 डिग्री, इस कंडीशन में टॉर्क का मान मैक्सिमम होगा। कंडीशन 3, यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा और माइनस इधर और प्लस इधर, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण माइनस से प्लस की और इधर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो टॉर्क का मान 0, और टॉर्क का मान 0 है, तो आपका डाइपोल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन ये इक्विलिब्रियम कैसा है, देखो, अगर आपने इस डाइपोल को थोड़ा सा भी विचलित किया तो ये घूम के ऐसे हो जाएगा, वापस अपनी स्थिति में नहीं आएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में आएगा। अभी तो इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत है, लेकिन टॉर्क का मान 0 आ रहा है क्योंकि बिल्कुल 180 डिग्री पर है। अगर आपने इसको थोड़ा भी विचलित किया तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र तो ये चाहता है कि द्विध्रुव हमेशा उसकी दिशा में आ जाए, तो वो इसको वापस इधर नहीं आने देगा, उधर लेके जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन अस्थायी संतुलन है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अस्थायी साम्यावस्था है। अस्थायी साम्यावस्था का मतलब है कि यदि द्विध्रुव को अपनी स्थिति से थोड़ा भी विचलित किया जाए तो वापस अपनी स्थिति में नहीं आकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में चला जाए, तो इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। आपके पास जो कंडीशन है, टॉर्क का मान 0 होगा तो द्विध्रुव इक्विलिब्रियम में होगा। अब टॉर्क 0 दो कंडीशन में हो सकता है, या तो 0 डिग्री पर या 180 डिग्री पर। अगर 0 डिग्री है थीटा की वैल्यू, तो विद्युत द्विध्रुव स्थायी संतुलन या स्टेबल इक्विलिब्रियम में, और 180 डिग्री है तो विद्युत द्विध्रुव अनस्टेबल या अस्थायी संतुलन में। 180 का मतलब है माइनस इधर प्लस इधर, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई। और अगर थीटा 90 डिग्री और 270 डिग्री है तो टॉर्क का मान मैक्सिमम होगा, क्योंकि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। सर 270 कब होगा? अगर यही आवेश यहां पर माइनस होता और यहां पर प्लस होता, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, द्विध्रुव की दिशा माइनस से प्लस इधर हो जाती, और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो ये जो कोण होता ये कितना हो जाता, 270 डिग्री। कंडीशन 1 और कंडीशन 3 में भी तो यही फर्क है, माइनस वाला इधर है प्लस वाला इधर है, तो दिशा इधर होगी। अगर माइनस इधर आ गया तो दिशा विपरीत हो गई। एक तो आपको ये याद रखना है कि स्थायी साम्यावस्था कब होगी, जब थीटा 0, और स्थायी साम्यावस्था का मतलब क्या है कि विद्युत द्विध्रुव को थोड़ा भी विचलित करें तो वापस अपनी स्थिति में आ जाए। अस्थायी साम्यावस्था कब होगी, जब भी साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम होगी टॉर्क का मान 0 होगा। लेकिन अस्थायी साम्यावस्था कब होगी, जब दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री होगा। और टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में हो। और याद रखें दोस्तों, बल हमेशा मैक्सिमम या टॉर्क हमेशा मैक्सिमम जब थीटा परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री हो। दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल आघूर्ण,
इन सब से जुड़े एक एक कॉन्सेप्ट और बिल्कुल क्लियरिटी के साथ मैंने आपको बताए हैं। अब ये जो बात है इनको एक क्विक रिवाइज के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। विद्युत द्विध्रुव क्या है? दो समान और विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत कम दूरी पर हो, ये विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कोई एक आवेश का मान और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, उसको 2L और पहले अपन ने 2A दिखाई है। बीच या मिड पॉइंट से एक आवेश के बीच की दूरी A और इधर वाले की भी A, तो दोनों के बीच की दूरी 2A हो गई। डाइपोल मोमेंट का मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है। अगर विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव रखा है तो प्लस चार्ज पर जो बल लगेगा वो E की दिशा में और माइनस चार्ज पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत। टॉर्क का फॉर्मूला ये होता है, क्रॉस हटाएंगे तो PE साइन थीटा। अगर थीटा 0 है तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है और टॉर्क 0। अगर बल आघूर्ण 0 है तो द्विध्रुव स्थायी साम्य अवस्था या स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। और अगर थीटा 90 है तो साइन 90 की वैल्यू 1, टॉर्क P जो मैक्सिमम है। और अगर थीटा 180 डिग्री है तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0। फिर से टॉर्क 0 आ गया, इसका मतलब द्विध्रुव साम्य अवस्था में है, लेकिन इस बार साम्य अवस्था अस्थायी साम्य अवस्था या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 2kp/r³ और निरक्ष पर kp/r³। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और द्विध्रुव आघूर्ण दोनों समान दिशाओं में होते हैं। निरक्ष पर द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के विपरीत होती है। यहाँ से एक बात और पता लगती है कि द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/r³ के समानुपाती होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने आपको अच्छे से बताए हैं। एक एक बात को बड़े ध्यान से देखें, समझें और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से चलाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।